नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 29 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। ये सभी प्रश्न एमसीक्यू के शक्ल में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इस वीडियो को विलंब से रिकॉर्ड किया गया है, निजी व्यस्तताओं के कारण यह देरी हुई है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। The statue of which former Prime Minister of India was unveiled at Presidency College, Chennai? चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं: अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, राजीव गांधी। तो इसका उत्तर होगा वीपी सिंह। वीपी सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 के बीच रहा। उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया था। तो ये याद रखना है, जिस गठबंधन दल के वे नेता थे, जिस गठबंधन की सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया था, उसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट। उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया और इसके माध्यम से सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये बिहार के मधेपुरा के थे। मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ववर्ती पार्टी है और इसकी रिपोर्ट आई 1980 में और रिपोर्ट लागू किया गया 1990 में। तो 1979 में मंडल कमीशन बना, 1980 में उसकी रिपोर्ट आई और 10 साल बाद इसकी रिपोर्ट को लागू किया गया। इस आयोग ने यह सिफारिश की कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शॉर्ट में ओबीसीज के सदस्यों को केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 27% नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाए और इस प्रकार आरक्षण उस समय हो गया 49.5%। वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण इसलिए किया गया है कि उन्हें सामाजिक न्याय का एक नेता माना गया। अगला प्रश्न, व्हाट इज ट्रू अबाउट डॉलराइजेशन? डॉलरीकरण के बारे में क्या सच है? इट इज द यूज ऑफ डॉलर अलोंग विद और इन प्लेस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री। यह किसी देश की घरेलू मुद्रा के साथ या उसके स्थान पर डॉलर का उपयोग है। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री विथ यूएस डॉलर। यह अमेरिकी डॉलर के साथ एक देश की घरेलू मुद्रा का प्रतिस्थापन है। इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी सब्सटीट्यूशन। यह मुद्रा प्रतिस्थापन का एक प्रकार है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से सही होंगे। चार ऑप्शन हैं, केवल 1 और 2, बी है केवल 1, सी है केवल 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। अर्थात डॉलरीकरण में किसी देश की घरेलू मुद्रा के साथ या उसके स्थान पर डॉलर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अमेरिकी डॉलर जो है वह घरेलू मुद्रा की जगह पर उपयोग की जाने लगती है, उपयोग में आ जाती है। इस तरह से यह मुद्रा प्रतिस्थापन है, करेंसी का सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि घरेलू मुद्रा को प्रतिस्थापित करती है अमेरिकी डॉलर। 3 जो पूर्णतः डॉलरीकृत अर्थव्यवस्था है वो है इक्वाडोर, पनामा और एल सल्वाडोर। दक्षिण अमेरिका की ये अर्थव्यवस्था है, दक्षिण अमेरिका के देश है। डॉलरीकरण की चर्चा अभी हाल फिलहाल में इसलिए आई है क्योंकि अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर मिले ने यह घोषणा की है कि वे अर्जेंटीना के पैसे को समाप्त कर देंगे और उसकी जगह अमेरिकी डॉलर के प्रयोग को ही वो मान्य करेंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पेसो प्रतिस्थापित हो जाएगा अमेरिकी डॉलर के द्वारा। अगला प्रश्न, व्हाट इज रैपिड आउट ऑफ कंट्रोल एंड एक्सेसिव राइज इन जनरल प्राइस इन एन इकोनॉमी कॉल्ड? एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य में तेजी से, नियंत्रण से बाहर और अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस हैं, इन्फ्लेशन,
मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन अपस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन। तो उत्तर होगा हाइपर इन्फ्लेशन। किसी अर्थव्यवस्था में यदि मूल्य में तेजी से वृद्धि हो, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो और बहुत अधिक मूल्य में वृद्धि हो बहुत ही कम समय के दरमियान, तो उसे ही हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इन्फ्लेशन का अर्थ हुआ कि मुद्रा के मूल्य में क्या होना, कमी होना, अर्थात महंगाई जो है उसमें वृद्धि होना। तो यह अगर धीरे धीरे बहुत ही सामान्य गति से होती है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है अपस्फीति, डिफ्लेशन। अर्थात यहाँ जहाँ पर मुद्रा की खरीद दाम में क्या होती है, कमी होती है मुद्रास्फीति में, वहीं अपस्फीति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन है स्टैग्नेंसी प्लस इन्फ्लेशन। अर्थात एक तरफ जो है अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, वो स्टैग्नेंट हो रही है, यानी वहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, उसमें उत्पादकता में कमी आ जा रही है, और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में चूंकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, यानी बेरोजगारी बहुत ही हाई होती है, और दूसरी तरफ महंगाई भी होती है। तो मुद्रास्फीति में जहाँ केवल महंगाई की मार होती है, हाइपर इन्फ्लेशन में वह महंगाई की मार जो होती है वह बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही कष्टकारक होती है, बहुत तेजी से आती है और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। वहीं स्टैगफ्लेशन में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी होती है। अब यह जो डॉलराइजेशन का निर्णय लिया गया है अर्जेंटीना में, इसके कई सारे लाभ हैं। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि यह हाइपर इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद करता है। जैसा कि हम लोगों ने हाइपर इन्फ्लेशन को देखा, हाइपर इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य में तेजी से और अनियंत्रित वृद्धि है। हाइपर इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद करने के साथ साथ डॉलराइजेशन विकासशील और आर्थिक रूप से अस्थिर देशों में आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। हाइपर इन्फ्लेशन से लड़ने में इस प्रकार से मदद करती है कि लोगों के हाथों में क्या हो जाता है, मुद्रा जो है उसका सप्लाई, उसकी आपूर्ति जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि यह एक विदेशी मुद्रा है, तो निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा होने से लोगों के पास इसकी तक पहुंच कम हो जाएगी, क्योंकि घरेलू मुद्रा तो पहले से बहुत ही प्रचलन में है, वो अब नहीं रही, और विदेशी मुद्रा जो है वो आसानी से इतनी आएगी नहीं। तो चूंकि मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, तो वो क्या होंगे, खर्च कम होगा, और इस तरह से महंगाई जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगी। लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे तो निश्चित रूप से बाद में क्या होगा, चीज़ों की कीमतें जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। क्योंकि महंगाई में क्या होता है, जब एक ही चीज़ को खरीदने के लिए कई सारे लोग पैसे देने के लिए तैयार हो, तो फिर क्या होती है, वो चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। और भी कई सारे कारण होते हैं, उन्हें हम लोग बाद में कभी देखेंगे। दूसरा, डॉलरीकरण से हाइपर इन्फ्लेशन को लड़ने में मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि अगर कोई नेता अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए वो चाहेगा कि मुद्रास्फीति को बढ़ा दे, ज़्यादा रुपये छापकर, ज़्यादा करेंसी छापकर, वहाँ जो भी मुद्रा है उसको ज़्यादा छापकर अधिक से अधिक पैसे जुटाकर फिर उन्हें अनेक वेलफेयर कार्यों में या दूसरे कार्यों में, जैसे कि फ्रीबीज बांटने में, अगर वह चाहे कि अधिक पैसे का उपयोग कर पाए तो वो नहीं कर पाएगा, अधिक रुपये छाप ही नहीं पाएगा, और इस तरह से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। तो डॉलरीकरण से दो फायदे हैं, एक तो महंगाई रोकने में मदद मिलती है, और दूसरा क्या होता है, एक दृष्टि से देखें तो यह भ्रष्टाचार को भी रोकने में मदद दे रहा है। डॉलरीकरण के अन्य भी लाभ हैं, जैसे एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि छोटी अर्थव्यवस्था भी जो है वह विदेशी निवेश आकर्षित कर सकती है। क्यों? क्योंकि अब उस देश की मुद्रा एक अस्थिर मुद्रा नहीं रही, बल्कि एक स्थिर मुद्रा डॉलर हो गई है, जिसके कारण क्या होता है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लंबी अवधि की योजनाएं बनाकर काम कर सकते हैं। उन्हें एक्सचेंज रेट में, जो मुद्रा की जो दर है, भुगतान दर में उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्थिर मुद्रा डॉलर जो है वह उस देश की मुद्रा होगी।
डॉलरीकरण के सामने जो यही सबसे बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं डॉलरीकरण के कारण, कि चूंकि नीति निर्माताओं के पास अपनी मुद्रा कोई रहती नहीं है, घरेलू मुद्रा नहीं रहती है, इसलिए उसके माध्यम से वो मौद्रिक नीति में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना चाहते हैं मौद्रिक नीति के माध्यम से, वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी चुनौती जो आती है वह यह होती है कि कई बार देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात, अर्थव्यवस्था में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जब वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहते हैं तो वो कर पाते हैं क्योंकि उनकी घरेलू मुद्रा होती है। लेकिन डॉलरीकरण करने से चूंकि घरेलू मुद्रा तो रहती नहीं है जिसका कि आप अवमूल्यन कर दें, अवमूल्यन का अर्थ क्या हुआ कि मुद्रा की कीमत को कम कर देना, यानी $1 के बराबर अगर अवमूल्यन, जैसे रुपये का अवमूल्यन होगा तो कैसे होगा, जैसे $1 के बराबर 80 रुपये है आज और उसका अवमूल्यन कर दिया जाए तो वो 81 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये हो जाएगा। तो क्या होगा, चीज़ें जो होंगी वो बाहर के लोगों के लिए खरीदना आसान हो जाएगा। वो पहले 80 रुपये का सामान मंगाते थे, अब वो 100 रुपये का सामान $1 में ही मंगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इस देश से निर्यात जो है वह बढ़ा। और डॉलरीकरण करने से मुद्रा की विनिमय दर को स्थानीय सरकार नहीं बदल सकती है, इसलिए निर्यात को बढ़ावा देने की अलग तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। अब अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर लक्सन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। क्रिस्टोफर लक्सन इस देश के नए प्रधानमंत्री हैं। 4 ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोलीविया, स्वीडन। तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, द बेस्ट फिल्म एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गेट्स। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को क्या मिलता है? गोल्डन पाम अवार्ड, गोल्डन टाइगर अवार्ड, गोल्डन लायन अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो इसका उत्तर होगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड। देखिए, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसलिए यहाँ का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मूवी होती है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म होता है, उसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? 4 ऑप्शंस हैं, कंतारा, एंडलेस बॉर्डर्स, ब्लागाज लेसन्स, व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। तो उत्तर होगा एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स एक पारसी फिल्म है, ईरानी फिल्म है, इसे ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। इस मूवी में देशों के बीच सीमाओं के विभाजन के कारण क्या चुनौती आती है, क्या नैतिक चुनौतियां आती हैं, उसे ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को कंतारा मूवी के लिए। उनके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक मिला स्टेफन कोमांदारोव को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी फिल्म ब्लागाज लेसन्स के लिए मिला। स्टीफन कोमांदारोव बुल्गारियन निर्देशक हैं, बुल्गारिया के निर्देशक हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला हॉलीवुड के एक्टर माइकल डगलस को। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ पहली शुरुआती फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार मिला रीगर आजाद काया को। वे सीरिया के निर्देशक हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनकी फिल्म व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए मिला। बेस्ट ओटीटी सीरीज अवार्ड मिला पंचायत सीजन 2 को। अब अगला प्रश्न, अ डिप्लोमेटिक रो हैज ब्रोकन आउट बिटवीन 2 नेशंस ओवर द स्टेटस ऑफ द पार्थेनन स्कल्पचर्स, नेम द 2 नेशंस। पार्थेनन मूर्तियों की स्थिति को लेकर 2 देशों के बीच एक राजनयिक विवाद छिड़ गया है। उन 2 देशों के नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और ग्रीस,
ब्रिटेन और तुर्की, ब्रिटेन और सीरिया। तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन और ग्रीस। ये पार्थेनन मूर्तियां एल्गिन मार्बल्स के नाम से भी जानी जाती हैं और ये ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित हैं। इनकी संख्या 30 से अधिक है और ये 2500 साल से भी अधिक पुरानी है। पार्थेनोन का एक मंदिर हुआ करता था ग्रीस में, जो कि देवी एथना का मंदिर था। ग्रीस का आरोप है कि ऑटोमन साम्राज्य के समय लॉर्ड एल्गिन, जिनका वास्तविक नाम था थॉमस ब्रूस, उन्होंने ग्रीस से ये मूर्तियां चुरा ली थी। वो इन मूर्तियों को लेकर ब्रिटेन चले गए थे। इसलिए यूके का तर्क है कि निश्चित रूप से वो ये मूर्तियां ले गए थे, लॉर्ड एल्गिन, थॉमस ब्रूस लॉर्ड एल्गिन लेकर तो गए थे, लेकिन उन्हें ऑटोमन साम्राज्य से वैध अनुमति मिली थी और चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का उसमें ग्रीस पर शासन था और उन्होंने ये अनुमति दे दी, इसलिए यह चोरी नहीं है बल्कि वैध ट्रांसफर है। इसके लिए यूके का यह तर्क भी है कि उसके पास दस्तावेज भी हैं, लेकिन वे दस्तावेज जो है खो गए हैं, वे पत्र खो गए। अगला प्रश्न, द इंसर्जेंट ग्रुप UNLF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, हैज साइंड अ पीस एग्रीमेंट and given up arms. It was active in this state of India. उग्रवादी समूह UNLF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है और हथियार त्याग दिया है। यह भारत के किस राज्य में सक्रिय था? 4 ऑप्शंस हैं, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। UNLF मणिपुर में, मणिपुर की इम्फाल या मणिपुर घाटी में सक्रिय था और यह घाटी का सबसे पुराना विद्रोही समूह था। यह मुख्य रूप से मेइती समुदाय का एक विद्रोही समूह था। इसने भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है और हिंसा का रास्ता त्याग कर राजनीति और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी वर्कर्स वे ट्रैप्ड इन द कोलैप्स्ड सेक्शन ऑफ सिलक्यारा बेंड बाराकोट टनल इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में सिलक्यारा बेंड बाराकोट सुरंग के ध्वस्त खंड में कितने श्रमिक फंसे हुए थे? 4 ऑप्शंस हैं, 31, 41, 40, 38। तो इसका उत्तर होगा 41। यहाँ पर 41 श्रमिक फंसे हुए थे और इन्हें निकालने के लिए कई दिनों तक लंबा प्रयास चला और उसके बाद इन्हें सुरक्षित निकाला गया। अगला प्रश्न, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ललितांबिका VR हैज बीन कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ दिस कंट्री। इसरो के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पूर्व निदेशक ललितांबिका VR को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। ललितांबिका VR को सेवेलियर ऑफ लीजियन डे ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान 2018 में फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES और इसरो के बीच मानव अंतरिक्ष उड़ान पर किए गए सहयोग के संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। ललितांबिका VR। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे जरूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप क्या सुधार चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।